नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं ग्रीन पेंसिल संस्था के संस्थापक सैंडी खांडा। और आज हम सैंडी जी से बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षा और युवाओं के विषय में कि युवाओं के लिए पर्यावरण शिक्षा कितनी जरूरी है। तो सैंडी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। धन्यवाद विकास जी। जैसा कि आपने टॉपिक जो चुना है, युवाओं के लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम युवाओं की बात करते हैं, चाहे कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। जी, निश्चित तौर पे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी। पर्यावरण के प्रति अगर हम आपकी संस्था की बात करें तो किस तरह से पर्यावरण की जागरूकता की बात करें, शिक्षा की बात करें, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? मेरी संस्था की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण के ऊपर हमारे अलग-अलग इनिशिएटिव यानी कि प्रयास हम लोग चला रहे हैं, जिसमें से एक है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप्स, जो कि हम सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के अंदर पर्यावरण को लेकर जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके साथ-साथ हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को अलग-अलग नए इनिशिएटिव लेना सिखा रहे हैं, जिसमें बच्चे सॉइल हेल्थ, जो मिट्टी की हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, उससे जुड़ी जानकारियाँ उनको मिल रही हैं। वो पौधारोपण के बारे में बारीकी से जान पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि आज के समय की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जल और वायु दोनों में परिवर्तन हो रहा है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ रहा है और जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है वो घट रहा है। इसका मुख्य कारण एक ही है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो घट रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है और जो व्हीकल्स हैं, अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा है, यानी कि पहाड़ों को काटा जा रहा है, यानी कि खेतों को उजाड़ कर वहां पे बड़ी बड़ी रियल एस्टेट बिल्डिंग्स बन रही हैं। आज ही मैं देख रहा था उत्तराखंड में एक जगह पे बादल फटा है, जिससे काफी सारे लोग इफेक्टेड हुए हैं। तो ये सब नदी के किनारे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो कहीं न कहीं प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति उसका हमें संकेत दे रही है, वार्निंग दे रही, चेतावनी दे रही है कि अगर आप मुझसे छेड़छाड़ करोगे, अगर मैं आपसे छेड़छाड़ करूंगी, तो उसके जो अंजाम होंगे वो भयावह होंगे, जो हम देख भी पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पहल आपकी संस्था की तरफ से है। वैसे तो पर्यावरण की जानकारी हर व्यक्ति को होनी ज़रूरी है, लेकिन अगर बचपन से ही ये चीज़ हम बच्चों में डालें, तो कहीं न कहीं आगे चलकर वो इस चीज़ को समझेंगे और पर्यावरण के प्रति जो भी उनकी हिस्सेदारी है, उसको निभाएँगे। सैंडी जी, जैसे अभी आपने बताया कि मृदा के स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को जानकारी दी जी। जा रही है, तो जैसे अंधाधुंध रसायनों का जब प्रयोग हुआ, तो कहीं न कहीं इससे भी जो मृदा का स्वास्थ्य है, वो प्रभावित होता है। हाँ, अगर मैं अंधाधुंध रसायनों की बात करूं, फर्टिलाइजर जैसे हम यूरिया यूज कर रहे हैं या दूसरे जो अलग-अलग फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, उससे केवल मृदा पे नहीं, पानी के ऊपर भी बहुत बड़ा असर हुआ है, जिसमें पानी के अंदर आर्सेनिक एक रसायन होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड एक दो रसायन होते हैं। तो उनकी आर्सेनिक की बात करूं तो आर्सेनिक का जो परमिसिबल लेवल है, जो सेफर लिमिट है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया हुआ है, वो 10 पार्ट्स पर बिलियन डिसाइड किया हुआ है। लेकिन आज भी मैं बात करूं तो भारत के कितने राज्य हैं जिसमें 10 पार्ट पर बिलियन से ज्यादा वो निकल गया है। उसका मुख्य कारण एक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रसायनों का यूज कर रहे हैं खेती बाड़ी में। तो मेरा ये अनुग्रह है किसानों से भी, आप डिकम्पोज कीजिए खाद को, गोबर खाद यूज करिए, या आपका वेट वेस्ट है, जो सब्जी या फलों से जो कचरे से जो आपका कचरा निकलता है, उसको आप कंपोस्ट करिए, वो आसानी से आप कर सकते हो। उसमें आपका पैसा भी बचेगा और उस खाद को आप खेती में भी यूज कर सकते हैं। तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा मृदा के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी और हमारे सेहत पे भी। क्योंकि अगर मान लीजिए हम रसायन डाल रहे हैं, उस पानी से ही उस क्षेत्र को हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वो रसायन पानी के अंदर घुलकर हमारे ग्राउंड वाटर, जो पानी का है, जो भूतल है, उसको भी रिचार्ज कर रहा है। तो जिससे वो पानी हम पंप करके पी रहे हैं, फिर तो वही पानी जहर बनकर हमारे शरीर के अंदर भी जा रहा है, जिससे तरह तरह की हमारी बीमारियां, लीवर से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं और दूसरे भी स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव हो रहे हैं। यदि जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी भी मार हमारी कृषि को झेलनी पड़ी है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बेमौसमी बरसात
और अंधाधुंध हम देख रहे हैं कि गर्मी भी पड़ रही है, इससे जंगलों में भी आग इससे फैल रही है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन में भी इससे फर्क पड़ा है, और प्रकृति के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस इससे हुए। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, जल और वायु दोनों ही बदल रहे हैं। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वायु, जो हम 24 घंटे इनहेल करते हैं, जिससे सांस लेते हैं। और दूसरे नंबर पे आ गया पानी हमारा, जी। जो हम पीते हैं, और तीसरे नंबर पे खाना आ गया। तो ये तीनों ही चीजें जलवायु के परिवर्तन होने से प्रभावित हुई हैं। जैसा कि आपने बताया फॉरेस्ट फायर या बाकी जो चीजें पिछले 10 साल में जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसका मुख्य कारण एक है, क्योंकि जो विकास हम कर रहे हैं, जो प्रकृति से छेड़छाड़ हम कर रहे हैं विकास के नाम पे, जैसा अभी मैंने बताया था बादल फटने की घटना, नदी किनारे घर बना रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं हीट वेव के रूप में। यानी कि गर्मी का जो स्तर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और सर्दियों में सर्दी उतनी नहीं पड़ रही है हीट वेव ज्यादा होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो हमारी विंटर है, जो सर्दी है हमारी, वो भी प्रभावित हो रही है, जो हमारी गर्मी है वो भी प्रभावित हो रही है, जो हमारी हवा है वो भी प्रभावित हो रही है। और जब ये सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं, तो जाहिर तौर पे जो हम किसान हैं, जो फसल उगा रहे हैं, तो वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि चाहे इंसान हो या फिर प्राकृतिक खेती हो, ये सब एक प्रकृति का हिस्सा है। और इंसान की अगर मैं बात करूं, तो इंसान 5 तत्व से बन के मिला है। जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो। हम तो बोलते भी हैं, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है एशियन, उसमें हम बोलते हैं कि आकाश पिता धरती माता, जिसमें हमारी पेड़ों की पूजा बचपन से करना सिखाती है हमारी संस्कृति। लेकिन पेड़ काटना हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। नदियों को गंदा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। लेकिन आज केवल और केवल एक ही उद्देश्य रह गया है कि हमें जो प्रॉफिट है या पैसा है, हमें बस केवल वो कमाना है। नदी दूषित हो रही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और वो हम देख भी पा रहे हैं, किस तरीके से जवान अवस्था में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, किस तरीके से जवान अवस्था में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, किस प्रकार से किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जो आय है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है, उनकी खेती प्रभावित हो रही है। तो जो प्रोडक्शन की आपने बात करी, वो जाहिर तौर पे वो प्रभावित होगी। जी, युवाओं के बीच संडे जी आप जा रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो जैसे मृदा के बारे में आपने बताया कि उनको जागरूकता दी जा रही है, शिक्षित किया जा रहा है, और किस तरह से पर्यावरण के प्रति उनको जागरूकता उनके बीच लाई जा रही है? ये हमारा इनिशिएटिव चलता है ओपन कम्युनिटीज के लिए। अच्छा। गांव हो गए या फिर शहर में भी जो अर्बन एरियाज में ओपनली हम सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पे अलग अलग लोग इकट्ठा होकर पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके क्षेत्र के, उनके ऊपर बात कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं मिलकर। तो पर्यावरण चौपाल या क्लाइमेट चौपाल हमारा एक इनिशिएटिव है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप जो मैंने बताया, एक वो हमारा इनिशिएटिव है। ऐसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम, जिसको हम भरपूर तौर से बढ़ावा दे रहे हैं हमारे अलग अलग प्रयासों के माध्यम से। उत्तराखंड की ही अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जैसे रिमोट एरियाज में जो गांव हैं, जहां पे एमसी नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट का। अब कहीं ना कहीं प्लास्टिक पॉलिथीन वेस्ट हमारे घरों तक फैल चुका है। 20 साल पहले लोग कपड़े का थैला इस्तेमाल करते थे, 20 साल पहले लोग मटका इस्तेमाल करते थे मिट्टी का पानी पीने के लिए, लेकिन आज प्लास्टिक पॉलिथीन हमारे घरों तक इस कदर फैल चुका है कि कोई भी गांव अछूता नहीं उससे। लेकिन गांव में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ना होने की वजह से जो खुले खेत हैं उनके अंदर जाता है वो, और वो डिकम्पोस्ट नहीं होता हजारों हजारों सालों तक, तो खेतों में रहता है। तो वो मृदा की जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी उसके दुष्प्रभाव होते हैं, और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर तो होते ही हैं। जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं। सही जो इफेक्टिव तरीके हैं या इफेक्टिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम जो जोर देते हैं कि आप रिड्यूस कीजिए, आप रीयूज कीजिए, यानी कि आप प्रयोग करना ही बंद कर दीजिए जो चीज समस्या की जड़ है, तो वो समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा मानना कि जो सोर्स है, जो स्रोत है समस्या का, उस स्रोत को ही अगर हम खत्म कर देंगे तो वो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।
सैंडी जी, तमाम हमारे श्रोता आज आपको कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप हमारे युवाओं से? मेरा सभी युवाओं को एक ही संदेश है, उत्तराखंड में जहाँ-जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के पास रहिए और ऐसे आदतें डालिए जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो, जिसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए करना, कपड़े का थैला आप सिलवा सकते हो, जिसको आप कई सालों तक बार-बार इस्तेमाल कर सकते हो सब्जियाँ और फल लाने के लिए मंडी से। उसके अलावा आप जो खुले में कचरा है उसको मत फेंकिए, जो सूखा है, गीला कचरा है, गीले कचरे को कंपोस्ट करके आप खाद बना सकते हो घर में, तो वो आप एक कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पानी हो गया, तो नदियों को आप स्वच्छ रखिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, पेड़ों को आप बचाइए, अपने पहाड़ों को आप बचाइए और ये सारी चीज़ें आप बचाओगे तो अपने आप को बचा रहे हो आप ये, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य बचेगा तो आप भी बचेंगे और उत्तराखंड भी बचेगा, उत्तराखंड वासी भी बचेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मेरे भी बचपन से प्रेरणा स्रोत रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि जाने-माने एक पर्यावरणविद थे, जो कि जाने-माने एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे हमारे उत्तराखंड के। तो उन्होंने किस प्रकार से उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किया, उन प्रयासों से मुझे बचपन से प्रेरणा मिली और उन्हीं प्रयासों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं उत्तराखंड तक नहीं सीमित हूँ। मैं चाहे उत्तराखंड के बाहर भी हैं, मैं अलग-अलग राज्यों में अपनी मुहिमों के माध्यम से युवाओं को जोड़कर जागरूकता भी फैला रहा हूँ और उनमें एक समझ भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, ताकि एक समझ उनके अंदर बन सके पर्यावरण को लेकर और कैसे पर्यावरण को बचाएँ उसको लेकर। आज आपके साथ पर्यावरण शिक्षा और युवाओं के विषय में हुई, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी।